ये सफ़र वस्तुतः शुरू हुआ अप्रैल 1985 से, जब मेरी नियुक्ति आकाशवाणी रीवा में अभियांत्रिकी सहायक के पद पे हुई। उसके पहले रेडियो से तो मैं जुड़ा हुआ ही था। बचपन से रेडियो का मुझे इंद्रजाल लगता था। ये कैसे छोटे से सेट के अंदर जो इस तरह आवाज़ें आती हैं, गाने आते हैं, बाल मन को आकृष्ट करती थी ये सारी चीज़ें। और तब इतना नॉलेज नहीं था, और ये था कि रेडियो संभाल के रखने की चीज़ है, अलमारी में एक जगह रखा रहता था, कवर से ढक करके उसको बजाने के समय में बजाया जाता था। उसका एक डाइपोल एंटीना वायर मेश का होता था, कॉपर का, और वो बड़े अच्छे लगते थे उस पे आने वाले प्रोग्राम। और कहीं ना कहीं इस जिज्ञासा को भी उठती थी मन में कि सब होता कैसे है। फिर संयोग ऐसा रहा कि जैसे हर स्टूडेंट होता है, मैं भी पढ़ लिख के निकला जैसे ही, तो आकाशवाणी से बुलावा आ गया, तो इस तरह मेरी नियुक्ति हो गई। तो शुरुआत में आपने रीवा ज्वाइन किया, तो रीवा में आप कौन से सन में आए और रीवा में कौन कौन से दायित्वों को संभाला? रीवा में मैं 2-3 कालखंड में अलग अलग दायित्वों पर रहा। मैं रीवा में अभियांत्रिकी सहायक, फिर वरिष्ठ अभियांत्रिकी सहायक, फिर सहायक अभियंता, फिर सहायक केंद्र अभियंता, इन सभी पदों पे मैंने काम किया। और ये पूरा काल जो है, मेरे सेवा काल जो है, मैं ये कहूँगा कि अनुभवों से भरा रहा। और सारा ऐसा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए पूरे कार्यकाल में कि एक पूरा दौर ही संक्रमण का रहा। एक टेक्नोलॉजी से हम दूसरी पर शिफ्ट होते रहे सतत। और श्रीवास्तव जी, आप तकनीकी पक्ष के प्रमुख रहे हैं, और जाहिर है कि जब आकाशवाणी के कार्यक्रमों को श्रोता सुनता है तो उसे एक स्पष्ट और बेहतरीन आवाज़ सुनाई दे और कार्यक्रमों की गुणवत्ता उसे बेहतर सुनाई दे, तो उसके लिए जाहिर है कि आपकी जिम्मेदारी काफ़ी बन जाती है। तो आपने क्या महसूस किया कि आकाशवाणी के प्रसारण के दौरान किस तरीके के दायित्वों को आपने निभाया ताकि एक बेहतर प्रसारण लोगों तक पहुँचे? देखिए, सबसे पहली ज़रूरत है कि हम जो भी कार्यक्रम अनुभाग और इंजीनियरिंग अनुभाग मिल करके जो प्रोग्राम तैयार करें, वो स्पष्ट और गुणवत्ता के साथ में हमारे श्रोताओं तक पहुँचे। हमारा हर अनुभाग का यही प्रयास रहता है। तो उसमें हमने ये देखा कि 1985 के बाद में नए इक्विपमेंट्स आते रहे, नए उपस्कर आते रहे, उनके स्पष्टता को बढ़ाने के लिए और क्लैरिटी को बढ़ाने के लिए। और इसी तरह से जो है ये पूरे कालखंड में, पूरे समय में चलता रहा ये टेक्निकल अपग्रेडेशन। जब मैंने ज्वाइन किया उस समय हमारे पास में जो उपकरण हुआ करते थे, भाई ओबी के इक्विपमेंट्स ही ले लें। ओबी इक्विपमेंट्स में हमारे पास में कैसेट रिकॉर्डर्स लेकर के तब जाया करते थे लोग। वो कैसेट रिकॉर्डर से इसके बाद में आज डिजिटल रिकॉर्डर्स में हम आ गए हैं। और बीच में कई तरह के, पहले हमारे मैग्नेटिक टेप पर हुआ करते थे, प्रसारण भी जो है टेप डेक्स पे मैग्नेटिक टेप्स पर हुआ करता था। फिर इसके बाद में धीरे धीरे उनमें भी बदलाव आया, और आज जो है हमारे पास में कंप्यूटर्स के थ्रू हम डिजिटल प्रसारण कर रहे हैं। तो जाहिर है कि जब टेक्निकल फील्ड से हम जुड़े होते हैं और इंजीनियरिंग की फील्ड से जुड़े होते हैं, तो कार्यक्रमों को प्रसारित करना भी एक चुनौती होती है, खासतौर से जब आप ओबीज कवर करने जाते हैं। आउटडोर प्रोग्राम होते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर्स के हों, राष्ट्रपति महोदय के हों, तो इस तरह के कार्यक्रमों कुछ आपके जहन में है जो आपको काफ़ी चुनौतीपूर्ण लगे हों, उनकी कुछ खास यादें आपसे जुड़ी हुई हों? देखिए, अपने सेवा काल में मैंने करीब 4 प्रधानमंत्रियों के ओबी कवरेज किए। अपनी अपनी सीमाएं रही हैं हमेशा, लेकिन हमने हमेशा प्रयास किए कि हम उनको अच्छे से करें। और एक मुझे याद है, हमने महोबा में वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आउटडोर ब्रॉडकास्ट कवर किया था, और एक राष्ट्रपति का हमने किया अपने सेवावधि में। तो इन जो अति विशिष्ट श्रेणी में आने वाले जो नेता होते हैं या अतिथि होते हैं, उनका हमेशा चुनौतीपूर्ण होती है ओबी कवरेज। सुरक्षा के दायरे होते हैं,
और उन सब के बाद में, और इनमें बड़ी लंबी समय तक आपको रहना पड़ता है। एक बार आप उनकी सुरक्षा घेरे के अंदर पहुंच गए तो जब तक वो कार्यक्रम समाप्त नहीं हो जाएगा और वीवीआईपी चला नहीं जाएगा तब तक आप उस घेरे के बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो इस तरह बहुत 7-7, 8-8 घंटे, 1 घंटे के प्रोग्राम के लिए हमें 3 घंटे पहले पहुंच के और 2 घंटे बाद निकलना होता था। इस तरह की चुनौतियां आती थी। श्रीवास्तव जी, आपने जब 90 सालों में से तकरीबन 36.5 साल का समय आकाशवाणी को दिया है, हम जानना चाहेंगे आपसे कि इन 90 सालों में आप किस तरह का परिवर्तन देख रहे हैं हमारे इस आकाशवाणी के सफर में, और अब कितना नयापन आपको महसूस हो रहा है और कितना आज भी वही तवज्जो आकाशवाणी के कार्यक्रमों को मिल रही है जितनी पहले मिलती थी? देखिए, पहले हमारे आकाशवाणी के नेटवर्क में केवल शॉर्टवेव और मीडियम वेव ट्रांसमीटर्स हुआ करते थे। इन प्रसारणों की अपनी सीमाएं होती हैं, ये इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंसेस से प्रभावित होते हैं और इनकी सीमाएं ये होती हैं कि ये दिन के समय और शाम के समय इनकी गुणवत्ता बदलती रहती है और अन्य भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पे इनकी गुणवत्ता प्रभावित होती है। लेकिन इनमें प्लस पॉइंट ये होता है कि इनकी सीमा नहीं होती कुछ। जैसे वो एक गाना है कि नदिया कोई सरहद ना इन्हें रोके, नदिया पवन के झकोरे, ऐसा एक गीत है जो, तो ये किसी भी सरहद के पार जा सकता है रेडियो सिग्नल। तो ये इसका फायदा होता है। तो जब मैंने ज्वाइन किया यहाँ तो केवल शॉर्टवेव और मीडियम वेव ट्रांसमीटर्स हुआ करते थे और एफएम प्रसारण अपनी बहुत शुरुआती अवस्था में था। फिर इसके बाद में धीरे धीरे सातवीं योजना में, पंचवर्षीय योजना में 104 एफएम स्टेशंस पूरे देश में खोले गए। तो इसके साथ से हमारे यहाँ एफएम टेक्नोलॉजी का सूत्रपात हुआ आकाशवाणी में। और अब इसके बाद में धीरे धीरे फिर इसके पश्चात जो है तो प्राइवेट रेडियो स्टेशंस आए। ये एफएम टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थे। इनकी अपनी सीमाएं हैं कवरेज की, लेकिन इनमें प्रसारण बहुत स्पष्ट और गुणवत्तापूर्ण होता है। तो ये इसमें अच्छाई है और सीमा ये है कि ये एक निर्धारित परिधि से बाहर इसका प्रसारण स्पष्ट नहीं सुना जा सकता है। लेकिन नई तकनीक आई और धीरे धीरे अब हम देख रहे हैं कि जितने प्राइवेट रेडियो स्टेशंस हैं या जितने सामुदायिक रेडियो स्टेशंस हैं, सारे एफएम टेक्नोलॉजी पर ही हैं और श्रोता उसको सराह भी रहे हैं कि हमें स्पष्ट और साफ प्रसारण मिल रहा है। तो 90 वर्षों की ये जो यात्रा है आपको कितना गौरवान्वित कर रही है, क्योंकि आप भी उसका एक महत्वपूर्ण पार्ट रहे हैं? मैं वस्तुतः बहुत ज़्यादा गौरवान्वित हूँ इस यात्रा में आकर के। मैं दरअसल जब आप किसी संस्थान में काम करते हैं तो वो संस्थान आपको ट्रांसफॉर्म करता है। आप भले उसको रियलाइज कर पाएं या धीरे धीरे वो शनय शनय होता है, लेकिन आप उस संस्थान के जरूरत के हिसाब से ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। मैं आपको एक बड़ा मजेदार किस्सा सुनाता हूं। मुझे सर्विस ज्वाइन के हुए 3 या 4 दिन हुए थे और मैं एक दिन 5 मिनट लेट हो गया ड्यूटी पर। 10 बजे के बजाय 10:05 पर पहुंचा। तो हमारे उस समय के इंजीनियरिंग हेड जो बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, मिस्टर यू आर लेट। तो मैंने भी कैजुअली कहा कि सर 5 ही मिनट तो लेट हूं, चलता है वाली भावना के साथ में। तो उन्होंने मुझसे एक बात कही कि आप 5 मिनट नहीं, आप 300 सेकेंड्स लेट। और ये एक ऐसा वाक्य था जिसने मुझे ट्रांसफॉर्म करने की शुरुआत की, क्योंकि हम रेडियो में सेकंड्स में समय देखते हैं। हम 5 मिनट में, घंटे में समय नहीं देखते, रेडियो में हम सेकंड्स में समय देखते हैं। इस वाक्य ने मुझे ट्रांसफॉर्म करना शुरू किया। मैंने समय की कीमत पहचानी। फिर इसके बाद में जैसे जैसे उत्तरदायित्व बढ़ते गए तो मुझे और ये चीज समझ में आई कि हमारे पास में आपदा प्रबंधन किस तरह का होना चाहिए। आपने देखा होगा, आकाशवाणी से आप भी जुड़े हुए हैं, आकाशवाणी में हर चीज के लिए 3-3, 4-4 स्टैंड बाई, यूपीएस आ गई। उसके पहले जनरेटर होते थे, हर चीज के लिए डुअल सप्लाई। फिर अब यूपीएस आ गई। इसके बाद भी हमारे पास में एक बैटरी ऑपरेटेड सेट होता था पूरा, कि अगर कभी सब फेल हो जाए, सारे सिस्टम फेल हो जाए, तो फिर हमें बैटरी ऑपरेटेड सेट पर जाना है। तो इसका कुल मिलाकर के ये होता था कि हमें हर इमरजेंसी के लिए तैयार रहना है। और मैंने उसको भी अपने जीवन में अपनाया। मैं पहले से किसी भी चीज के लिए अगर हम प्लान कर लेते हैं तो हम उसमें सफल होते हैं। और एक कहावत भी है कि इफ यू आर फेल टू प्लान
इट मीन्स यू आर प्लानिंग टू फेल। तो अगर हम अपनी तैयारी पहले से सोच करके और सारी उसमें जो समस्याएं आ सकती हैं उनको सोच करके अगर हम तैयारी अपनी पहले से पुख्ता करें तो कोई कारण नहीं है कि हमारे किसी भी कार्यक्रम में व्यवधान आए या श्रोता को बुरा लगे। रेडियो 10 सेकंड 20 सेकंड बहुत छोटी सी समयावधि होती है, लेकिन चलते हुए रेडियो में यही समयावधि श्रोता को खिंचा सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपके रेडियो में थोड़ा सा पॉज भी एक बड़ा अंतराल दिखाता है। और आपने समय प्रबंधन की जो बात की कि 5 मिनट लेट होना मतलब 300 सेकंड लेट होना, और आकाशवाणी के माध्यम से लोग अपनी घड़ी मिलाते हैं, वो समय का प्रबंधन सीखते हैं, इसलिए समय की पाबंदी बहुत ही जरूरी है। एक वक्त था जब पुरानी घड़ियां होती थी गियर वाली, तो लोग वस्तुतः रेडियो से समय मिलाया करते थे। और मैं आपको बता दूं, हम जब सवेरे की शिफ्ट में जाते थे तो हम सबसे पहले इंटरनेशनल टाइम सिग्नल से अपने कंट्रोल रूम की घड़ी मिलाते थे, और इसके बाद में सभी स्टूडियो की सारी घड़ियां उस कंट्रोल रूम की घड़ी से मिलाते थे, और उससे फिर जो अनाउंसर जो समय बताता था तो लोग अपनी घड़ियां मिलाते थे। अब बाद में क्वार्ट्ज आधारित घड़ियां आ गई, फिर उनमें टाइम लेकिन आप याद करिए कि ये सब सुविधाएं जो हैं सन 90 तक लोग आकाशवाणी से घड़ियां मिलाते थे, उस समय मिलाया गया, और बड़े गर्व से कहते थे अरे नहीं, कोई कहता था आपकी घड़ी समय नहीं सही बता रही है, तो लोग कहते थे अरे नहीं, रेडियो से मिलाई है। क्या बात है। बहुत ही सही बात कही आपने कि वो भरोसा, वो विश्वास आज भी जिंदा है आकाशवाणी के प्रति। श्रीवास्तव जी, आकाशवाणी भोपाल में आपने केंद्र प्रमुख की भूमिका भी निभाई है, और जाहिर है कि केंद्र प्रमुख होने के नाते हमारे दायित्व कुछ और बढ़ जाते हैं। तो किस तरह से आपने इस भूमिका को भी पूरा किया और अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया? अपनापन आपको आज भी आकाशवाणी भोपाल से बहुत ज्यादा है। देखिए, जब हम किसी चीज के लिए तैयार हो जाते हैं तभी हमको वो जिम्मेदारी मिलती है। अगर हम किसी अप्रशिक्षित नौजवान को अगर हम सीमा पर भेज देंगे तो वो अपने दायित्व निभा नहीं पाएगा ठीक से। तो इसलिए सेना में भी किसी जवान को अफसर बनाने के पहले, जवान बनाने के पहले उसको लंबे प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। आकाशवाणी में मेरा ये मानना था कि हम हर दिन वो प्रशिक्षण पाते हैं, ड्यूटी भी करते हैं और प्रशिक्षण भी पाते हैं। जब मैं यहाँ का केंद्र प्रमुख था, उसके पहले मैं यहाँ विविध भारती में सीबीएस में हेड था, इंजीनियरिंग हेड। तो वहाँ से भी मैं बहुत कुछ मैंने सीखा, और इसके बाद में जब यहाँ रहा तो मुझे ये समझ में आया कि मेरी जो पोजीशन है वो ऐसी है कि मुझे तीनों चारों अनुभागों के बीच में एक समन्वयकर्ता की भूमिका निभानी है और सबको साथ में लेकर के चलना है। उसके साथ में ऑफिस मैनेजमेंट, ऑफिस की बजटिंग, ऑफिस के जो बहुत सारे राज्य सरकार के साथ में समन्वय, बहुत सारी जिम्मेदारियां जो हैं उन सबको निभाना है और सबके बीच में एक समन्वय स्थापित करना है। और उसी में एक आप अगर अन्यथा ना समझे तो एक मैं उल्लेख कर दूं, कोविड के समय में ये सारी चीजें बहुत काम आई। कोविड के समय में एक बार ऐसी स्थिति आई कि आरएनयू वाले हमारे पास आके बोले कि सर, हमको प्रिंसिपल डीजी न्यूज से इंस्ट्रक्शन मिले हैं कि आरएनयू पूरी क्वारंटाइन हो जाए और आप स्टेशन से न्यूज बंद कर दीजिए। तो हमने न्यूज वालों से कहा ठीक है, अब हम दोनों काम एक साथ कर सकते हैं कि आप क्वारंटीन भी रहिए और न्यूज भी बंद ना हो, चलता रहे। तो उसके लिए मैंने उपाय बताया उनको कि आप घर से न्यूज एडिटर जो है घर में न्यूज बनाए, एडिट करे और न्यूज रीडर को उनके घर पर ईमेल से सेंड कर दे, और न्यूज रीडर उसको अपने घर से पढ़े। हम मोबाइल के थ्रू उसको फोन इन के थ्रू ले लेंगे और न्यूज भी चलती रहेगी। उन्होंने समस्या उठाई कि सर वो ड्यूरेशन का क्या होगा, न्यूज तो 5 या 10 मिनट की अवधि के लिए होती है, वो उसका क्या होगा। मैंने कहा कोई नहीं, 1 मिनट घटेगी या 1 मिनट बढ़ भी जाएगी, 2 मिनट बढ़ जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन न्यूज बंद नहीं होना चाहिए। तो उस समय पूरे भारत में कैपिटल स्टेशन भोपाल ही एक ऐसा स्टेशन था जिसने न्यूज अपनी जारी रखी थी, न्यूज सर्विसेज। बाद में मंत्री जी और डीजी सारे बैठ करके जब उन्होंने समीक्षा करी एक बार, तो उन्होंने बताया मंत्री जी को, डीजी ने, कि साहब सारे स्टेशंस तो न्यूज नहीं चला रहे हैं लेकिन भोपाल किसी तरह से चला रहा है। फिर जब हमने बताया कि हम किस तरह चला रहे हैं तो फिर उन्होंने बाकी स्टेट कैपिटल्स को कहा, ऑल इंडिया रेडियो के कैपिटल स्टेशंस को, कि आप भोपाल मॉडल को फॉलो करिए। तो ये एक उस समय बहुत बड़ी उपलब्धि है और अपने लिए बहुत ही एक यादगार पल भी है।
बिल्कुल, बिल्कुल। तो और आपने किस तरह से ये सोचा कि आकाशवाणी भोपाल को हम बेहतरीन तकनीक से जोड़ें और ताकि इसका नाम जैसे कि आपने बताया कि सबसे अलग हो? देखिए, भोपाल कैपिटल स्टेशन है, मध्य प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन है। तो जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आकाशवाणी अपनाता है, तो भोपाल उसके ध्यान में ज़रूर रहता है। तो सारी चीज़ें हैं, भोपाल में जब सैटेलाइट ट्रांसमिशन शुरू हुआ, तो भोपाल में एक सैटेलाइट अर्थ स्टेशन भी यहाँ बनाया गया। उसके पहले हम कम्युनिकेशन रिसीवर्स का इस्तेमाल करते थे आकाशवाणी दिल्ली और भोपाल की न्यूज स्टेशंस में लेने के लिए। वस्तुतः आकाशवाणी 3 स्तर पर अपने प्रसारण रखता है, नेशनल, रीजनल और लोकल। बहुत सारी संस्कृतियां हैं, बहुत सारे रूप हैं उसमें, और सबको कैटर करना जरूरी है। तो जैसे जैसे आया भोपाल में, पहले सैटेलाइट का आया, फिर सैटेलाइट के बाद में एफएम स्टेशन आया यहाँ पर, अपग्रेडेशन होते रहे। इसके बाद में फिर जब कंप्यूटर्स आए, ये ट्रेडिशनल रिकॉर्डर्स हटाए गए और डिजिटल प्रसारण की स्थिति आई, तो भोपाल को उसमें भी वरीयता मिली। और इसके बाद जब इंटरनेट प्रसारण अब होने लगा है जैसे, तो उसमें भी भोपाल को वरीयता मिली। और ट्रांसमीटर्स के जैसे रिप्लेसमेंट होते हैं समय समय पे, तो पुराना एफएम ट्रांसमीटर रिप्लेस करके हमने नए लगाए। और प्रसारण में नई तकनीक, जैसे नए सॉफ्टवेयर्स आए प्रसारण के लिए, नेतिया आया, इन सब में ब्रॉडबैंड के नेटवर्क आए भोपाल को दूसरे स्टेशन से लिंक करने के लिए। इन सब में भोपाल आगे ही रहा और हमने उस परिवर्तन का नेतृत्व किया। सेवानिवृत्ति के उपरांत आप किस तरह से अभी भी आकाशवाणी भोपाल से जुड़े हुए हैं? किस तरह के कार्यक्रम आप सुनते हैं आपकी दिनचर्या में? देखिए, आकाशवाणी मेरे जीवन का अब ऐसा अंग है कि मैं उसको चाह के भी अलग नहीं कर सकता। शुरू से आकाशवाणी मेरी गाड़ी में, मेरे कमरे में, हर जगह 103.5 मेगाहर्ट्ज हमेशा रहा है। कभी कभी परिवारजन हंसते भी हैं कि अब तो रिटायर हो गए हो, कोई दूसरा स्टेशन लगाओ, लेकिन वो मेरी जिंदगी का हिस्सा है। और कान आदी हो गए हैं उसको सुनने के। और जब कार्य पे रहता था तो भी कुछ भी काम करते समय दोनों स्टेशन एक साथ बजते रहते थे मॉनिटरिंग के लिए, मतलब प्राइमरी चैनल भी और विविध भारती भी। और वो कान उसी पे, अगर किसी पे व्यवधान आता था या कहीं कुछ तो तुरंत ध्यान जाता था उस पर। और स्टाफ के लोग भी इस चीज को लेकर के सजग रहते थे कि गाड़ी में, कहीं भी रहते हुए, दिन में, रात में, कहीं भी रास्ते में, तो मतलब एक श्रोता तो और है जो मतलब उसको ध्यान से सुन रहा है। तो अब इससे पहले कि हम अपनी बातचीत खत्म करें, आप चलते चलते किस रूप में शुभकामनाएं देना चाहते हैं आकाशवाणी प्रसारण के 90 वर्षों के सफर में? मैं आकाशवाणी मेरे रग रग में है। मैं आकाशवाणी ने ही मुझे बनाया है जो मैं हूँ। आकाशवाणी के लिए मेरी पूरी सद्भावना है और मैं ये चाहता हूँ कि ये प्रसारण अपनी गौरवशाली, ये संस्था अपनी गौरवशाली यात्रा को जारी रखे। 10 साल बाद 2036 में इसकी शताब्दी होगी और मेरे ख्याल से थोड़े समय बाद में, अभी हम इसकी विविध भारती की गोल्डन जयंती मना चुके हैं, थोड़े समय बाद में इसका हम वो भी हीरक जयंती भी मनाएंगे। ये प्रसारण संस्थान अपने संघर्ष और अपने समर्पण के साथ में इस यात्रा को जारी रखे और नए नए कीर्तिमान कायम करे। दुनिया का सबसे बड़ा प्रसारण संस्थान है ये, या कुछ चुनिंदा बड़े संस्थानों में से एक है। ये इसी तरह अपनी सेवा करता रहे और श्रोता इससे इसी तरह बंधे रहे, यही मेरी शुभकामना है। धर्मेंद्र श्रीवास्तव जी, आपने इतना समय दिया, आकाशवाणी के 90 वर्षों के सफर पर अपने विचार व्यक्त किए, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं और आपको देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद।